दिस इज माय वन ऑफ द फेवरेट वीडियो, जिसको देखने के बाद तुम्हें समझ में आएगा कि मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूँ। परिणीति चोपड़ा से शादी करने के बाद राघव चड्ढा ने मार्केट तो एटलीस्ट पूरा क्रैक ही कर दिया है। एंड इनकी इतनी ग्रोथ देखने के बाद आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर की पोजीशन से हटा दिया है। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना, मैं वो दरिया हूँ जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। या बहुत सारी स्पेकुलेशंस आ रही है कि राघव चड्ढा बीजेपी को ज्वाइन करने वाले हैं। एंड अगर ये होने के थोड़े से भी चांस होते हैं ना, तो आम आदमी की सबसे बड़ी गलती होगी राघव चड्ढा को निकालने की, क्योंकि इस समय पर राघव चड्ढा अपनी पार्टी से बड़े हो चुके हैं। वो लिटरली अपनी एक एक रील पर 100 मिलियन से भी प्लस व्यूज ले रहे हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के बीच में ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने पार्टी को साइड कॉर्नर करना शुरू कर दिया। एंड देखेंगे जो मुद्दे राघव चड्ढा ने पार्लियामेंट में उठाए हैं, क्या वो सच्ची में अच्छे हैं या फिर सिर्फ गुड फैक्टर की तरह क्लिपिंग मार्केटिंग से तुम्हारी फीड में आ रहे हैं एंड तुम उसे चाय की सिप की तरह रोज लेते जा रहे हो। हाँ, थोड़ा बहुत अप्रिशिएट करेंगे, थोड़ा क्रिटिसाइज करेंगे, बट कोशिश करेंगे कि सारी चीजें लॉजिकल रहें। बाकी अगर तुम्हें नहीं पता है कि हुआ क्या है, तो मैं तुम्हें थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ कि राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी ने डिप्टी लीडर की पोजीशन से हटा दिया है। अब इस पोजीशन पे उनकी पावर क्या थी कि पार्लियामेंट में जितनी भी डिबेट की जाती है, उनके अंदर क्या डिबेट करनी है ये वो डिसाइड कर सकते थे। अब पार्लियामेंट के अंदर आम आदमी पार्टी के पास टोटल 10 सीटें हैं एंड हर पार्टी को एक फिक्स टाइम अलॉट किया जाता था कि वो कितनी देर तक पार्लियामेंट में बोल सकते हैं। अब एक पार्टी में 10 एमपी है और किस एमपी को किस मुद्दे पर बात करनी है और कितने टाइम तक बात करनी है, ये डिसाइड करते हैं लीडर और डिप्टी लीडर। अब आम आदमी पार्टी के लीडर है संजय सिंह और डिप्टी लीडर है राघव चड्ढा। एंड ये लीडर की वही पोजीशन है जो कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे लीड करते हैं और बीजेपी के अंदर ही पावर जेपी नड्डा के पास है। अब इनको हटाया क्यों गया ये समझने से पहले तुम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि राघव चड्ढा को एमपी की पोजीशन से नहीं हटाया है, सिर्फ डिप्टी लीडर की पोजीशन से हटाया गया है, जो कि सिर्फ यही डिसाइड कर सकते थे कौन कितनी देर बोलेगा। अभी भी 2028 तक राघव चड्ढा ही एमपी की पोजीशन होल्ड करते हैं, बट नाउ अब शायद ये हो सकता है कि पार्लियामेंट में उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाए। और तुम लोगों ने राघव चड्ढा की पार्लियामेंट में बोलते हुए रील्स को देख ली, बट अब हाई चांसेस हैं कि आगे से वो रील तुम्हारे फीड में ना आए, क्योंकि शायद अब आम आदमी पार्टी उनको बोलने का टाइम नहीं देगी। इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये हो सकता है कि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी को एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप से देखते ही नहीं थे, उसे एक फास्टर ग्रोइंग स्टार्टअप बोलते थे। Under Mr. Kejriwal's leadership, that Aam Aadmi Party has become India's fastest growing political startup. उनका ये बोलना कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि आप एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हो जो कि आप लोगों को बोलने की पावर देती है, काम करने की जिम्मेवारी देती है एंड ओवरऑल वो पार्टी भी बड़ी होती है। तो ये सारी चीजें सेंस भी बनाती है। अगर आप एक खोखली पार्टी में बैठे हो जिसके पास पावर ही नहीं है, एमपी की सीट ही नहीं है, तो भाई आप होते रहो कितने भी ईमानदार, आपको अपनी बात रखने का मौका ही नहीं मिलेगा। कि भाई अगर तुम्हारी पार्टी में पावर ही नहीं है, कोई एमपी की सीट ही नहीं है, तो कैसे कहीं जाकर किसी की हित की बात करोगे। इसलिए जब भी वो अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते थे तो वो उसे फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप बोलते थे। अब आम आदमी पार्टी भी इन्हें बहुत ज्यादा प्रमोट करती थी, क्योंकि यंग चेहरा है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, इंग्लिश अच्छी बोलता है, दिखने में अच्छा है, लोगों को अट्रैक्ट करना इनके लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं था और इनको मीडिया में डिबेट्स के लिए भेजा जाता था। और इनिशियली डिबेट्स के अंदर राघव चड्ढा अपोजिशन को स्ट्रिक्टली टारगेट भी करते थे। एंड अब आता है 2024, दिल्ली पुलिस केजरीवाल को अरेस्ट कर लेती है एंड ये उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए कोई छोटी बात बिल्कुल भी नहीं थी। भाई लिटरली वो लोग सड़कों पर आ गए थे, हल्ला गुल्ला करने लगे थे और डिक्टेटरशिप बोलने लगे थे। बट इस क्रूशियल मोमेंट पे राघव चड्ढा ने क्या करा, सिर्फ 2 ट्वीट्स, वो भी लंदन के अंदर बैठकर, और ये बोला गया कि उनकी आंख का ऑपरेशन हो रहा था। फिर उनके ऑपरेशन के बाद उनकी वाइफ परिणीति चोपड़ा इंडिया वापस आ गई थी अपनी फिल्म प्रमोट करने, लेकिन राघव चड्ढा नहीं आए थे। वो अपने ऑपरेशन की वजह से नहीं आए थे या फिर जानबूझकर पार्टी के इस मुद्दे में इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे थे, वो तो वही जानते हैं। एंड अब इस चीज को इस लेंस से देखा गया कि माना आप फिजिकली नहीं आ सकते हो, लेकिन एटलीस्ट ट्वीट्स तो किए जा सकते थे। अरेस्ट के बाद क्या होता है कि उनको कोर्ट बेल दे देती है एंड केजरीवाल बेल पर बाहर भी आ जाते हैं, बट राघव चड्ढा इस पर कुछ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। एंड इवन इस चीज के बाद जब अरविंद केजरीवाल बाहर आकर अपनी पार्टी की कैंपेनिंग करते हैं, तो इस चीज पर भी राघव चड्ढा पूरी तरह से गायब होते हैं। कहीं पे भी मीडिया प्रेजेंस नहीं होती, कहीं पे भी बहसबाजी नहीं होती। जितना एंगेजमेंट उनका पंजाब इलेक्शन में देखा गया था, उसका 20% एंगेजमेंट भी नहीं देखा जाता है। एंड इसके बाद जब आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर हार जाती है, तो इसके ऊपर भी जीरो रिस्पॉन्स करती है राघव चड्ढा। भाई पब्लिक स्टेटमेंट तो बहुत दूर की बात है, एक ट्वीट तक नहीं किया जाता। एंड अभी हुआ क्या, कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो केस थे उन सबको खारिज कर दिया है एंड बोला है कि ऐसा तुम्हारे ऊपर जो केस बनाए जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंटेंशनली बनाए जा रहे हैं। इन केस को एक्सेप्ट तक नहीं करा कोर्ट ने, और इस चीज पर भी राघव चड्ढा ने एक सिंगल स्टेटमेंट भी नहीं दी। एंड फिर उसके बाद मीडिया ने संजय सिंह से पूछा कि भाई साहब क्या चल रहा है आपकी पार्टी में, एंड जिसके ऊपर संजय सिंह ने रिप्लाई दिया कि हमें क्या पता, जाकर
जाकर राघव चड्ढा से पूछो, हमें कुछ नहीं पता। हम मिलते तो जरूर है पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन हमें पता नहीं कि पार्टी में क्या चल रहा है। इससे एक चीज तो पूरी तरह से क्लियर हो गई थी कि राघव चड्ढा ना खुद को कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड कॉर्नर किससे करा जा रहा है? आम आदमी पार्टी से, जिससे उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की थी। तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, बट क्या ये करना अच्छी बात है? भाई उनकी पर्सनल चॉइस है। ये करने से पहले उन्होंने बहुत ज्यादा स्मार्ट मूव लिए हैं। 2022 के बाद ही इन्होंने अपोजिशन को टारगेट करना बंद कर दिया। अपना पार्लियामेंट के अंदर जाते थे और अपने मुद्दे उठाते थे। जिस टाइप के मुद्दे इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर उठाए हैं, शायद ही किसी और ने ऐसे मुद्दे उठाए होंगे इतने कंसिस्टेंटली। और आज के टाइम पर इंस्टाग्राम पर ये मोस्ट वायरलिस्ट हैं। उनकी रील्स पर लिटरली 150 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जिनसे लोगों को फर्क पड़ता है। वो मुद्दे अच्छे हैं या बुरे हैं, वो बात की बात है। क्योंकि कुछ लोगों को ना अच्छी लगती है वो बातें सुनने। और मैं इनके कुछ 3 मुद्दों के ऊपर बात करना चाहूंगा। और तो इन्होंने बहुत सारे मुद्दे पार्लियामेंट के अंदर उठाए हैं, उनको भी हम आगे अप्रिशिएट करेंगे। एंड ऐसे ना बहुत रेयरली चांसेस मिलते हैं कि हम अच्छे मुद्दों को भी बहुत क्रिटिकली सोच सकते हैं। ये पहले मुद्दे पर मैं बात करना चाहूंगा जो कि उन्होंने पार्लियामेंट में उठाया था कि भाई साहब एयरपोर्ट पे ना खाना बहुत ज्यादा महंगा मिलता है। सर, आज एयरपोर्ट्स पर खाना इतना महंगा है, एक साधारण सी पानी की बोतल जो 20 रुपए की बाजार में मिलती है, वो एयरपोर्ट के भीतर जाकर फूड आउटलेट पे 100 रुपए की मिलती है। आज यात्री जो इंतजार कर रहे हैं अपनी फ्लाइट का, वो पानी पीकर पेट भर रहा है कि कहीं 250 रुपए की चाय और 350 रुपए का समोसा ना खरीदना पड़े। एक गरीब आदमी 10 रुपए की चाय, 15 रुपए का समोसा वहाँ पर नहीं खरीद सकता। वहाँ पर उन्हें 100 रुपए की चाय मिलेगी और 350 रुपए का समोसा मिलेगा, विच इज फैक्ट। भाई एयरपोर्ट पर बहुत ज्यादा महंगा खाना मिलता है। यहाँ पार्लियामेंट में राघव चड्ढा ने अपना मुद्दा उठाया और वहाँ सरकार ने अपने स्टॉल खोल दिए जहाँ पर वो 10 रुपए की चाय बेचने लगे। भाई सुनने में कितना क्रेजी लग रहा है ना भाई, क्या ही क्रेजी चीज कर दिया। बट भाई इसमें एक प्रॉब्लम है। अब अगर ये वर्ड्स ना किसी एनजीओ चलाने वाले के होते ना तो ये चीज अच्छी भी लगती। हाँ भाई वो लोगों के बारे में बोल रहा है, एयरपोर्ट पर उनके सर्वाइवल के लिए उनको फूड प्रोवाइड करवा रहा है, बट ये बात बोल रहा है एक सीए जो कि स्मार्ट नहीं ओवर स्मार्ट है। अब देखो एक पेग ऑफ नॉलेज के बाद ना आप लोगों को वो चीजें दिखने लग जाती है जो जनता को नहीं दिख रही है। और अगर तुम वो चीजें जनता के सामने लाते हो तो जनता तुम्हें हेट करने लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एयरपोर्ट पर खाना महंगा मिलता है, मेरे को बताओ क्यों? मेरा सिंपल सा सवाल है, बताओ क्यों मिलता है महंगा? जिनको नहीं पता इसका सीधा सा जवाब है, क्योंकि भाई रेंटल बहुत हाई है। एयरपोर्ट को चलाने के लिए कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है। दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट अभी भी लॉस में है। उसको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए उसमें ज्यादा से ज्यादा प्लेन लैंड्स होने चाहिए, रेंटल्स ज्यादा होने चाहिए, पार्किंग की कॉस्ट का रेवेन्यू बहुत ज्यादा आना चाहिए। तो ये सब चीजें करने के लिए तुम्हें करना क्या पड़ेगा? क्योंकि भाई साहब लॉस में तो किसी एयरपोर्ट को चला नहीं सकते हो, तो रेंटल हाई करने पड़ेंगे, जो कि वहां पर कर भी रखा था। और रेंटल हाई करने से क्या होगा, जो भी कंपनियां वहां पर ऑपरेट करती है ना, वो अपने फूड के प्राइसेस बढ़ा देंगी। जैसे कि केएफसी हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया, जो उनके प्रोडक्ट्स है ना, उनका प्राइस एक्चुअल में उतना नहीं है। हम लोग वहां पर जाकर मैकडोनल्ड्स से 99 वाला मील नहीं ले सकते, हमें वो वहां पर 250-300 का मिलेगा। क्यों मिलेगा? वहां पर केएफसी ने अपने रेट क्यों बढ़ा रखे हैं? बाकी कंपनियों ने रेट क्यों बढ़ा रखे हैं? क्योंकि भाई साहब कॉस्ट नहीं निकलता। जब रेंटल्स हाई होते हैं तो थोड़ा सा भी प्रॉफिट निकालने के लिए आप लोगों को कॉस्ट थोड़े से ज्यादा करने ही पड़ते हैं। अब सोचो वहां पर इतना हाई रेंटल्स में एक कंपनी अपना स्टॉल खोलती है, इसके सामने ही सरकार अपना खुद का स्टॉल खोल लेती है जिसमें लिटरली मोदी जी 10 रुपए की चाय बेच रहे हैं। अब लोग तो वो 10 रुपए वाली चाय कंज्यूम करेंगे ना एज कम्पेयर टू वो 100 रुपए वाली चाय। इससे होगा क्या कि चाय उसकी दुकान तो बंद हो जाएगी। जो भी कंपनियां अपना 350 रुपए का समोसा बेच रही थी उनको प्राइस कम करने पड़ेंगे, तो कि प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है इतने हाई रेंटल्स में। 10-15 रुपए के अंदर तो वो अपना समोसा बेच सकते नहीं है। बट सामने की तरफ जो सरकार ने अपनी स्टॉल खोली है उसका एजेंडा तो प्रॉफिट करना है ही नहीं, उसका एजेंडा तो पब्लिक सर्विस करना है। इससे होगा क्या कि एयरपोर्ट की सारी कंपनियां लॉस करने लग जाएंगी। अब तुम लोग बोलोगे यार कि वो $1 मिलियन की कंपनी है यार, मैकडोनल्ड वगैरह, अगर वो लॉस कर भी जाती है तो हमारा क्या जाता है? तो भाई तुम लोग ना ये समझने की कोशिश करो कि वहां पर सिर्फ महंगी महंगी फ्रेंचाइजीज नहीं जाती हैं, वहां तुम्हारे जैसे लोग भी वहां जाकर बिजनेस कर सकते हैं। जब सरकार कोई ऐसा इनिशिएटिव लेती है तो वहां पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मर जाता है। तो भाई जैसे अगर मैं वहां पर जाकर अपना बिजनेस करना चाहूँ तो मैं वहां पर जाकर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सरकार से थोड़ी ना लड़ लूंगा। वो एक ऐसा एजेंडा जिसका प्रॉफिट करना मकसद है ही नहीं, और मैं अपना प्रॉफिट करने के लिए वहां पर अगर अपना बिजनेस खोलता हूँ तो ये इम्पॉसिबल है। भाई अब तुम में से कुछ लोग बोल रहे होंगे कि भाई अगर एयरपोर्ट प्रॉफिटेबल नहीं होती है तो मत होने दो, हमारा क्या जा रहा है भाई, भूखे लोगों को खाना तो मिल रहा है। भाई देखो वहां पर एक तो कोई ऐसा रूल है नहीं कि तुम अपना खाना लेकर नहीं जा सकते हो। भाई तुम अपने घर से खाना वहां पर लेकर चले जा सकते हो एयरपोर्ट में। ये चीज जब पॉसिबल है कि जैसे तुम अपने घर से प्लान करके नहीं निकले हो, खाना लेकर नहीं निकले हो, तो एज अ सीए पर्सपेक्टिव एंड उस पॉलिटिकल लेंस को हटाकर ये देखना कि पब्लिक को किस चीज की नीड है और फिर उस चीज को फिक्स करना, भाई ये बहुत ज्यादा स्मार्ट मूव है। भाई एयरपोर्ट का ये मुद्दा सही है या गलत
है, ये तुम्हारा ओपिनियन है, मैंने दोनों ही पर्सपेक्टिव तुम्हारे सामने रख दिए हैं। अब दूसरा मुद्दा राघव चड्ढा ने पार्लियामेंट में क्या उठाया कि डिलीवरी बॉय को 10 मिनट के अंदर डिलीवरी करने के लिए फोर्स किया जाता है, उनको इस चीज के पैसे कम दिए जाते हैं। आज ये तमाम बड़ी ई कॉमर्स और इंस्टा डिलीवरी एप्स और कंपनीज $1 बिलियन की वैल्यूएशन हासिल कर चुकी हैं, यूनिकॉर्न्स बन चुकी हैं, लेकिन इन गिग वर्कर्स की हालत आज भी एक दिहाड़ी मजदूर से भी बदतर है। तो अब इस मुद्दे को ना मार्केट में इतना बड़ा बवंडर बना दिया गया कि भाई राघव चड्ढा ने कोई मुद्दा उठाया और सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। भाई अगर मैं अभी अपना फोन निकालकर जोमेटो या स्विगी से कुछ ऑर्डर करके मंगाऊं ना तो 8 मिनट दिखाता है, क्योंकि घर से ज्यादा दूर नहीं है। मैंने ना उन डिलीवरी मैन के जो एप्स होते हैं ना उनको जरा एक्सप्लोर करा एंड मैंने देखा कि उस ऐप में उन्हें प्रोडक्ट दिखाता है, मैप दिखाता है, कॉस्ट दिखाता है, बट उसमें ऐसा फोर्सफुली टाइमिंग वाला कोई सीन नहीं दिखाता है उन्हें। भाई ऐसा कुछ नहीं होता कि एक डेडलाइन की तरह 10 मिनट का टाइमर चल रहा है कि भाई तुम्हें इसके अंदर ही अंदर फोर्सफुली जो है डिलीवरी करके ही रहना है, ऐसा कुछ नहीं होता। बट इस चीज को ना ऐसे दिखाया गया कि 10 मिनट के अंदर डिलीवरी करने के लिए ना उनको फोर्स करा जाता है। भाई मैक्सिमम डिलीवरी 10 मिनट के अंदर हो भी जाती है, क्योंकि अगर तुम्हारी सिटी में कोई भी ब्लिंकिट या फिर जेप्टो जैसी ई कॉमर्स एग्जिस्ट करती है ना तो उन्होंने मैप में कुछ इस टाइप के पॉइंट्स बना रखे होते हैं, जो उन्होंने अपने मैप के अंदर सेंटर पॉइंट से लेकर कॉर्नर पॉइंट तक कुछ इतना डिस्टेंस रखा है कि ट्रैफिक के बावजूद भी आप लोगों को सिर्फ मैक्सिमम 15 मिनट से लगेंगे डिलीवरी करने के लिए। तो अगर 2-3 मिनट ऊपर हो जाता है या फिर 2-3 मिनट पहले डिलीवरी हो जाती है तो हम उस चीज को एप्रिशिएट करते हैं। बट इस मुद्दे को कुछ इस प्रकार से उठाया गया कि ऐसा लगने लगा कि इनको फोर्सफुली डिलीवरी करवाई जाती है। एंड उन्होंने अगली चीज बोली कि उन लोगों को जो है सैलरी भी बहुत कम दी जाती है। भाई अगर हम इस चीज को लॉजिकली देखें तो इनकी ये वाली बात भी सेंस नहीं बनाती है। अगर ब्लिंकिट अपने एम्प्लॉइज को कम पैसे दे रहा है तो वो खुद भी लॉस में है। तो अब जैसे ब्लिंकिट एज अ स्टार्टअप उन लोगों ने शुरू करा और कैसे उन्हें अपना स्टार्टअप को प्रॉफिटेबल बनाना है ये उनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। बाकी उनको अपने एम्प्लॉइज को बेसिक पे तो करना ही पड़ेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बट क्या इस मुद्दे के ऊपर एक्शन लिया गया? बिल्कुल भी नहीं। सरकार ने इस इनकम वाली चीज को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, बस उस 10 मिनट वाली डिलीवरी वाली चीज पर एक्शन ले लिया। और अब इसी चीज से ना इंटरनेट पर बवाल मच गया। भाई क्लिपिंग करने लगे राघव चड्ढा की, तगड़े तगड़े कैंपेन चल रहे, सोशल मीडिया को हाईजैक कर लिया गया कि भाई साहब राघव चड्ढा ने क्या ही कर दिया है। तो अब बात करते हैं तीसरे मुद्दे के ऊपर, जो कि था मोबाइल रिचार्ज के ऊपर। तो इसमें इन्होंने बोला कि भाई अगर हम 1 महीने का कोई भी रिचार्ज कराते हैं तो हमें सिर्फ 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है। तो भाई पहली बात तो अगर तुम एक चीज देखो, जब तुम रिचार्ज करने चाहते हो तो वहां पर वैलिडिटी जो है वो 28 डेज की दिखाती है, 1 मंथ नहीं दिखाती है। और उन्होंने भाई इस चीज को ऐसे रिप्रेजेंट करा, मतलब कि जैसे 12 महीने में हमें 12 रिचार्ज कराने चाहिए अगर हम 1 मंथ का रिचार्ज करा रहे हैं, लेकिन हमें 13 रिचार्ज करवाने पड़ते हैं क्योंकि भाई हमें 1 महीने में सिर्फ 28 डेज का ही रिचार्ज मिल रहा है। तो अब भाई तुम मुझे एक सिंपल सी चीज का जवाब दो, अगर मैं कोई रिचार्ज बेच रहा हूँ तुम लोगों को जो कि 28 दिन का, और मैं तुम लोगों से उसका चार्ज कर रहा हूँ 28 रुपए, और वहीं कोई बंदा आता है और उस रिचार्ज को कहता है कि भाई तू 30 दिन का ही कर, उस रिचार्ज को 1 महीने का कर। तो अब मैं उससे बोलता हूँ कि भाई कोई बात नहीं, मैं तो 30 दिन का कर दूंगा, पूरे महीने का रिचार्ज लो तुम, बट अब मैं पैसे लूंगा 30 रुपए। तो भाई इस चीज से तो कोई सच मुझे सेंस बनता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है, क्योंकि भाई जिस रिचार्ज की 28 दिन की वैलिडिटी होती थी वो रिचार्ज कम के होते थे, एंड जो 1 महीने की वैलिडिटी आ रही है भाई वो भी रिचार्ज भी मतलब महंगे होने लगे हैं। भाई जिस फिक्स अमाउंट में एक रिचार्ज हमें वैलिडिटी 28 डेज की देता था, अब उसको बढ़ाकर 30 डेज भी कर दिया गया है, तो भाई उसका जो अमाउंट है, फिक्स्ड अमाउंट है, वो भी बढ़ गया है। अब इन सब चीजों से हो क्या रहा था कि राघव चड्ढा सारे पब्लिक के इश्यूज को उठा रहे थे, वो इनिशियली इस चीज से ग्रो भी कर रहे थे। भाई लिटरली 100 मिलियन की रील्स पर व्यूज आ रहे थे। तो भाई जिससे होने क्या लगा, आम आदमी पार्टी को ऐसे उनसे कोई प्रॉफिट नहीं निकलने लगा, और उनको इस चीज का डर लगने लगा कि अगर ये बंदा फेम पा रहा है और आगे चलकर अगर इस बंदे ने पावर पाने के लिए किसी अपोजिशन को ज्वाइन कर लिया तो इस चीज में आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। बट ये चीज समझने में ना आम आदमी पार्टी ने थोड़ी सी देर जरूर कर दी है, तो मैं बोलूंगा, क्योंकि भाई अभी राघव चड्ढा एक बहुत अच्छा फेस बन चुके हैं, हर बंदा उनको जानता है। भाई अगर कल को जाकर जैसे र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं, भाई वो जाकर अगर बीजेपी को ज्वाइन करते हैं या फिर किसी भी पार्टी को ज्वाइन करते हैं जो पावर में है, एंड जहां तक मुझे लगता है कि वो बीजेपी को ही ज्वाइन करेंगे, तो अगर ऐसा होता है तो आम आदमी पार्टी जो पहले से नीचे गिरी हुई है वो और ज्यादा गड्ढे में चले जाएगी। एंड ये सारा का सारा गेम देखकर यही पता चलता है कि राघव चड्ढा को पावर चाहिए है, वरना अगर उन्हें अपनी पार्टी को आगे ले जाना होता तो वो पार्टी से रिलेटेड मुद्दे भी उठाते साथ साथ में। बट राघव चड्ढा तो 2022 से लेकर अब तक सिर्फ पब्लिक की डिमांड्स को ऊपर उठा रहे हैं, जो कि हमारे लिए तो सही है, लेकिन एज अ पॉलिटिशियन वो चीज बहुत ज्यादा गलत साबित हो सकती है आम आदमी पार्टी के लिए। एंड इसलिए आम आदमी पार्टी ने ये सारी चीजें रोकने के लिए उन्हें हटा दिया है डिप्टी लीडर की पोजीशन से, लेकिन उन्हें अभी एमपी की पोजीशन से नहीं हटाया है, लेकिन इस चीज से बहुत ज्यादा नाखुश दिख रहे हैं।
राघव चड्ढा भाई, क्योंकि उनकी लेटेस्ट अगर तुम रील देखोगे तो भाई वो अलग लेवल के गुस्से में है और गुस्सा जायज भी है भाई। एंड इस चीज को देखकर पूरी तरह से पता चलता है कि वो आम आदमी पार्टी के साथ तो शायद रहने वाले नहीं है। एंड हो सकता है वो अब की बार बीजेपी को ज्वाइन करे, एंड हो सकता है कि अभी ज्वाइन कर ले, या तो हो सकता है कि 2028 तक वो आम आदमी पार्टी के एमपी है तो 2029 के बाद से वो बीजेपी को ज्वाइन करे, कुछ भी हो सकता है। वैसे जहां तक मुझे लगता है कि वो अभी बीजेपी को ज्वाइन कर लेंगे, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। ऐसा मुझे लगता है कि भाई राघव चड्ढा भाई को पावर चाहिए एंड इस समय तो वैसे ही दरिया वगैरह हुए पड़े हैं। अभी तुम लोगों को इस पे क्या कहना है? आम आदमी पार्टी ने क्या अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारी है? क्योंकि भाई अगर हम सेम चीज कांग्रेस के साथ गई है कि अगर राघव चड्ढा भाई कांग्रेस को ज्वाइन करे तो भाई इस चीज के चांसेस मुझे थोड़े कम लगते हैं, क्योंकि अपोजिशन कुछ ज्यादा ही क्यूट है हमारी। बाकी इस पर तुम्हारा क्या कहना है नीचे मुझे कमेंट में बताओ, एंड वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट में बता देना। बाकी चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर बहुत क्रेजी कंटेंट आने वाला है आगे से। बाकी इस चैनल पर हम ऐसे ही मुद्दों से रिलेटेड बातें करते रहते हैं एंड क्रेजी बातें करते रहते हैं, तो या बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। मैं मिलता हूं तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो और भी ज्यादा क्रेजी आने वाली है। जब तक के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दो। मैं मिलता हूं तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गर्व से बोलो जय हिंद जय भारत।